चोल शासक। दक्षिण भारतीय राज्यों में चोलों का राज्य सबसे प्राचीन था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। उसने पल्लवों की राजनीतिक दुर्बलता का लाभ उठाकर तंजौर पर अपना अधिकार कर लिया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। एक युद्ध में परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन हार के बावजूद उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने में लग गया और उसने पांडव राज्य पर विजय हासिल की। चोल वंश के राजाओं में राजराज प्रथम को सबसे शक्तिशाली राजा माना गया है। वह एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता था। उसने गंग वंश की शासकों और केरल के राजा को पराजित किया तथा पांड्यों से मदुरै को छीन लिया। राजराज प्रथम ने समुद्र के महत्व को समझा था, इसलिए उसने समुद्र विजय के लिए एक सेना तैयार की और निकल पड़ा। लंका के उत्तरी भाग एवं मालदीव नामक द्वीपों पर उसने अधिकार कर लिया। इसका लाभ यह हुआ कि पश्चिमी व्यापार से आने वाला धन चोल साम्राज्य में आने लगा और इससे चोलों की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई। हालांकि राजराजा बहुत अधिक समय तक इन क्षेत्रों पर कब्जा नहीं रख सके, लेकिन इसके अतिरिक्त वह एक कुशल प्रशासक, कला और विद्या के संरक्षक तथा उदार और सहिष्णु राजा भी थे। राजराजा प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम चोल वंश के दूसरे सबसे प्रतापी राजा हुए। उसने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक सुदृढ़ जल एवं थल सेना के आधार पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके काल में चोलों की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। उसने चालुक्य, पांड्य, चेर तथा पाल शासक को हराया। अपने शासन के 5वें वर्ष में उसने संपूर्ण श्रीलंका पर अपनी विजय हासिल कर ली। उसने दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों जैसे जावा, सुमात्रा आदि पर भी विजय हासिल की और राजेंद्र के पश्चात चोल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। चोल प्रशासक। चोलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ अपनी प्रशासन की भी समुचित व्यवस्था की थी और केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा स्वयं होता था। उसके अधिकार असीम थे, उसके अधिकार असीमित थे और वो अपने अधिकारों का पूरा प्रयोग करता था। युवराज को प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। युवराज यानी राजा का पुत्र, जो राज्य का अगला उत्तराधिकारी होता था। राजा मंत्रियों एवं अनेक पदाधिकारियों की सहायता से शासन करता था। प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था, यानी इस साम्राज्य को 6 प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। महत्वपूर्ण प्रांतों का प्रशासन राजघराने से संबंधित व्यक्ति को ही दिया जाता था। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयाँ अवरोही क्रम में इस प्रकार थी, यानी बड़े से छोटे के क्रम में। सबसे उच्च इकाई राज्य थी, उसके बाद मंडलम, फिर नाडु, तो उसका लास्ट में सबसे छोटी इकाई कुर्रम या कोट्टम थी। स्थानीय स्वशासन। चोलों की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली बहुत ही अनोखी थी। अन्य किसी भी भारतीय राज्य में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। चोल शासकों की स्थानीय व्यवस्था को वारियम कहा जाता था और यह व्यवस्था समिति प्रणाली पर आधारित थी। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं के उल्लेख हैं और ये हैं उर, सभा व नगरम। यहाँ दक्षिण भारत के नक्शे में आप चोल साम्राज्य का विस्तार देख सकते हैं। ये चोल साम्राज्य जो 3 भागों में विभक्त था, उर, सभा व नगरम। उर गांव वालों की एक ग्राम परिषद होती थी। सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी
और चोल अभिलेखों में नगरम का उल्लेख प्रायः व्यापारिक केंद्रों के संबंध में हुआ है, यानी नगरम में व्यापारिक कार्य होते थे और नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही शामिल किया जाता था। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा की सहायता के लिए मध्यस्थ नाम के कुछ वेतनभोगी कर्मचारी होते थे जो केंद्रीय अधिकारियों को सहायता प्रदान करते थे, कर वसूलते थे, अपराधियों को दंडित करते थे, शिक्षा, मंदिर और सिंचाई की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी ग्राम सभा की ही थी। चोल राज्य को भूमि और व्यापार से कर के रूप में राजस्व प्राप्त होता था और इस कर का एक भाग राजा के लिए रख दिया जाता था, दूसरे भाग को राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्यों में जैसे सड़क और तालाब बनाना, राज्य कर्मचारियों को वेतन देना, स्थल सेना एवं जल सेना का खर्च वहन करने तथा मंदिरों के निर्माण में खर्च कर दिया जाता था। चोलों की अस्थायी सेना में पैदल सिपाही, गजारोही यानी हाथी पे सवार सेना, अश्वारोही यानी घुड़सवार सेना, ये सब शामिल होते थे। इनके पास एक बड़ी नौसेना भी थी। चोल काल में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले को नायक और सेनाध्यक्ष को महादंडनायक कहा जाता। कलात्मक विकास, हम देखेंगे कि चोल साम्राज्य में कला के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए। तो चोल शासकों ने अपने शासनकाल में द्रविड़ स्थापत्य शैली को बढ़ावा दिया था और इस काल में द्रविड़ शैली में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया। चोल मंदिरों की विशेषता थी उनके विस्तृत प्रांगण, विशाल विमान एवं ऊंचे और अलंकृत गोपुरम। राजराजा ने राजराजेश्वर या वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया था। यह मंदिर करीब 192 फीट ऊंचा है और यह द्रविड़ शैली का एक विशिष्ट उदाहरण है। इस काल में मूर्तिकला और चित्रकला का भी काफ़ी विकास हुआ। इस युग की मूर्तिकला का सबसे अच्छा नमूना कांसे की बनी नटराज की मूर्ति है और भित्ति चित्रकला के अंतर्गत वृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर अजंता की चित्रकला से प्रभावित धार्मिक चित्रकारी की गई थी। यहाँ के एक दृश्य में आप नटराज की प्रतिमा को देख सकते हैं और एक जाना पहचाना प्रतिमा है जिसे आपने कई बार देखा भी होगा। तो इस प्रकार हमारा ये दूसरा भाग भी समाप्त होता है। अब से फिर अगले भाग में मिलेंगे।